हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2016 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर आज हमने लिया है। और आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को, ऑप्शन फर्स्ट कहता है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। सेकंड ऑप्शन, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। थर्ड ऑप्शन कहता है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन कहता है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बात की जा रही है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनको अपने चिंतन में कॉन्सेप्चुअल जो इम्प्रूवमेंट है वो लाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, यानी कि बच्चे की जो कंसेप्चुअल नॉलेज है उसको हमें चेंज करना है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट लाना है। इसके लिए एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम देखें कि किसी बच्चे ने अपने कंसेप्चुअल नॉलेज में चेंज किया, तो अगर मैं उसे पुरस्कार दूंगी तो क्या वो जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज होगा? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि पुरस्कार जो देना है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड देखें तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अब देखो, ये जो लाइन है ना, इसमें एक शब्द आ गया हतोत्साहित करना, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नकारात्मक शब्द है। हमें हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। तो ये ऑप्शन इस शब्द से पहले ही गलत हो गया। चलिए अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, व्याख्यान के रूप में व्याख्या देनी चाहिए। अब अगर आप अपने क्लासरूम में लेक्चर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बोरिंग सा हो जाता है ना, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हम बच्चों को व्याख्या दे के उनकी कंसेप्चुअल नॉलेज में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्याख्या होती है ना वो वन वे हो जाती है, लेकिन लर्निंग जो होगी वो टू वे होनी चाहिए। सो इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा लास्ट फोर्थ ऑप्शन, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर जो है ना कि हमें स्पष्ट व्याख्या देनी है जो कि शिक्षार्थियों को समझ आए, और साथ ही साथ हमें बच्चों के साथ उस पर चर्चा भी करनी चाहिए। डिस्कशन जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग का। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना। सेकंड ऑप्शन शिक्षक का अनुसरण कर और नकल करना। थर्ड ऑप्शन कहता है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन कहता है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने और 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष यानी जो प्राइमरी क्लासरूम है उसके संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। तो अगर दोस्तों ये जो शब्द है ना सक्रियबद्धता, इसको अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि बच्चा सक्रिय है, उसमें एक्टिव है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सक्रियबद्धता का अर्थ है याद करना और प्रत्याशमन करना और सुनना, यानी कि ये बात करना है कर रहा है कि हमें क्या करना है, याद करना है, सुनना है, सिर्फ इस पर बात कर रहा है। कौन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिक्षक का अनुसरण और नकल करना। थर्ड कह रहा है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। फोर्थ शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। दोस्तों चारों ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चा इन सब में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बच्चा जब जांच पड़ताल करता है, डिस्कवरी करता है, तो क्या वो पैसिव होता है? नो, वो एक्टिव होता है। वो एक्टिवली क्या करता है? चीज़ों को ढूंढता है, डिस्कवरी करता है, जांच करता है, पड़ताल करता है ना। इसी तरीके जो सेकंड है इसका पार्ट, प्रश्न पूछना अपने आप में एक सक्रिय टास्क है ना। प्रश्न कोई ऐसे ही थोड़ा ना पूछ देगा, वो एक्टिव है क्लास में तभी क्वेश्चनिंग होती है। जब बच्चा एक्टिवली सुन रहा है टीचर को तभी वो क्वेश्चंस पूछता है ना। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड वाद विवाद यानी डिस्कशन में बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है ना। तो ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो कि बता रहे हैं किसको? सक्रियबद्धता को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। सेकंड, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है अपनी रुचि से। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा कह रहा है पुरस्कार के लिए। तो 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की जा रही है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सृजनशील मतलब क्रिएटिव होते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। कब? जब ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है जब वो गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला शिक्षक के डांट से बचने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षक की डांट से बचने के लिए कोई बच्चा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तब क्या वो सर्वाधिक सृजनशील होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा फिर ना उसका इंटरेस्ट ही नहीं है एक्टिविटी में, बिना इंटरेस्ट के वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो उतना अच्छा नहीं होगा, वो एक्टिव नहीं होगा एक्टिविटी को करते टाइम। सो ये वाला जो ऑप्शन है ना शिक्षक की डांट से बचने के लिए जब वो गतिविधि में भाग लेगा तो वो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर वो टीचर की डांट से बचने के लिए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो सृजनशील तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। क्या आप दबाव में रह के कोई काम अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। सेम स्टूडेंट जो होते हैं हमारे जो क्लासरूम के बच्चे होते हैं उनके साथ भी यही होता है। अगर वो दबाव में आकर किसी गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो वो अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं होगा, वो डिस्कस नहीं करेंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ अपने आप में क्या हो गई? सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि दबाव में आकर भाग ले रहा है तो वो सर्वाधिक सृजनशील तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अपनी रुचि से, ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। क्यों?
जब बच्चा अपने इंटरेस्ट से भाग ले रहा है ना किसी एक्टिविटी में, तब बच्चा क्रिएट करेगा अच्छी अच्छी चीज़ें, या कहें कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो उसके माइंड में आएंगे और वो फिर नया कुछ क्रिएट कर पाएगा। तो जब अपनी रुचि से बच्चा गतिविधि में भाग ले रहा है तभी वो क्या होगा, सर्वाधिक सृजनशील होगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है किसका, थर्ड क्वेश्चन का। तो फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, पुरस्कार के लिए। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि पुरस्कार के लिए वो एक बार ही कोई कुछ क्रिएट करेगा और हो सकता है वो उतना इनोवेटिव भी ना हो, लेकिन अगर वो खुद से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तब वो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम अपने क्लासरूम को देखते हैं तो क्लासरूम में क्या एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले स्टूडेंट होते हैं? नो, हमारे क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है। कोई भोजपुरी अच्छा बोल लेता है, कोई यूपी की भाषा जो होती है वो बोलता है, यानी कि उनके जो मातृभाषा है ना, उनके वर्ड्स उनके बोली में आपको दिखाई देते हैं। तो एज अ टीचर उसको किस रूप में देखना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन बोलता है एक टीचर इसे परेशानी के रूप में देखे, सेकंड ऑप्शन समस्या के रूप में, थर्ड ऑप्शन संसाधन के रूप में, और फोर्थ ऑप्शन कहता है बाधा के रूप में। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन तो हमें समझ आ गया, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक टीचर को अपने क्लासरूम को, जो कि कैसी है, बहुभाषी है, उसमें बहुत सारी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उसको जो टीचर है उसे एक संसाधन के रूप में क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। अब सोचो कैसे देख सकते हैं हम संसाधन के रूप में। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ना अपने बुक्स में जो पोएम्स होती हैं, या हम कोई भी टॉपिक करा रहे हैं ना, तो हम बच्चों की वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या कहें कि जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि करने के लिए इन संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं, इन भाषाओं को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया रोटी, मैंने लिया रोटी की, हमने एक शब्द, कोई पोएम ली, उसमें रोटी शब्द आया, हिंदी की कोई कविता, उसमें रोटी शब्द आया। अब रोटी को हर जो बच्चे होंगे उनके घर में ज़रूरी नहीं है रोटी ही बोला जाता हो, किसी के घर में कुछ और बोला जाता हो, किसी घर में कुछ और बोला जाता होगा। तो इससे आपकी क्लासरूम के एक बच्चे को जो नॉलेज थी ना कि इसे रोटी कहते हैं, वो जो नॉलेज थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। रोटी के उसके हो सकता है बहुत सारे नाम पता चल जाए, है ना। तो हमें एक संसाधन के रूप में देखना है किसको, बहुभाषी कक्षा को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में अच्छे अवसर हैं। सेकंड बोलता है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। थर्ड, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की जा रही है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, यानी कि बच्चे जो गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, उनको बच्चों को वो क्या करती हैं, वो जो गलतियां हैं और त्रुटियां हैं वो बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। यानी कि आप उन गलतियों के बेस पर क्या कर सकते हो, बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। तो क्या इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनका,
नहीं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं, यानी कि ये जो गलतियां की जा रही हैं क्लासरूम में बच्चों के द्वारा, त्रुटियां की जा रही हैं, ये टीचर और बच्चों की असफलता को दर्शाते हैं कि बच्चा और टीचर जो हैं वो सफल नहीं हो पाए, इसीलिए ये गलतियां हो रही हैं। तो ये तो नहीं है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि टीचर और बच्चे जो हैं वो सफल नहीं हुए उस गतिविधि को करके। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है ना, तो उससे आप उसके मेंटल लेवल को समझ सकते हो कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। स्टूडेंट जो है अगर वो गलती कर रहा है तो उससे हमें उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है उसका ज्ञान होता है। कोई बच्चा किसी टॉपिक में मिस्टेक कर रहा है, अगर आपने उस मिस्टेक को वहाँ पर नोटिस किया, तब आप उसकी मेंटल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। फिर आप उसी टाइम पर उसको रेमेडी देके उसमें क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे, उसकी गलतियों को सुधारोगे। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो अगर आपने थियरीज पढ़ी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे पाओगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो कि जिनके विचार से बच्चे सक्रिय यानी कि एक्टिव ज्ञान निर्माता नॉलेज कंस्ट्रक्टिव होते हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक यानी कि लिटिल साइंटिस्ट हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा किसने कहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकंड पैवलॉव, थर्ड यूंग और फोर्थ है प्याजे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि प्याजे ने ऐसा कहा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, सेकंड, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, थर्ड, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, फोर्थ, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा सेवेंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बोलता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो पेडागोजी है इसका मीनिंग पूछा है हमसे कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है क्या। तो फर्स्ट बोलता है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। क्या सिर्फ बच्चे को मॉरल वैल्यूज देना हमारा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है? तो हम कहेंगे कि सिर्फ मोरल वैल्यू नैतिक शिक्षा देना ही नहीं, इसमें हमें बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट पे वर्क करना होता है। तो ये तो सिर्फ मॉरल वाला पार्ट हुआ, हमें उसके चारों ही एस्पेक्ट्स पर काम करना होता है। तो ये ऑप्शन अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तो ये ऑप्शन जो है वो तो हो गया हमारा टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, यानी कि शिक्षक केंद्रित पेडागोजी जो है शिक्षा शास्त्र उसका है ये लाइन। तो ये भी गलत है, हमें बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में नहीं कहा गया। थर्ड बोलता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो ये क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। फोर्थ भी देख लेते हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं कहता, हमें बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। बच्चे जो
अपनी बात है उनको कह सके और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। सेकंड ऑप्शन, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। थर्ड ऑप्शन, उस पर एक भाषण देकर। फोर्थ कहता है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो क्वेश्चन नंबर 8 थे आपके सामने और 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में, यानी जो जटिल स्थिति है, जटिल जो हमारी परिस्थितियां हैं उनको सॉल्व करने के लिए शिक्षक को बच्चों की सहायता कर सकते हैं। यानी एक टीचर जो है बच्चों की जटिल परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए क्या मदद कर सकता है वो आपसे पूछा गया। फर्स्ट बोल रहा है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो पुरस्कार देना तो हमने देखा कि नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं हो जाता है, तो ये तो अपने आप में गलत है। सेकंड, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वहन करना सीखें। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है कि सहायता कैसे कर सकता है, तो सेकंड भी गलत है, ये तो बिना सहायता की बात कर रहा है। थर्ड बोल रहा है कि उस पर एक भाषण देकर। क्या भाषण देके हम छोटे बच्चे के साथ ऐसे डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो थर्ड भी गलत है। बचा फोर्थ ऑप्शन कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। यानी कि जब हम जो बच्चे हैं उनके टास्क को छोटे छोटे भागों में बांटकर निर्देश लिखकर देते हैं ना, तो उनकी जो जटिल परिस्थिति है वो सॉल्व हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा ऑप्शन है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। तीसरा समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन में बात की जा रही है जो बच्चे हैं ना उनसे ये अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया, यानी कि जैसे उन्होंने चीज़ें ग्रहण की है उसी रूप में बता दें। ऐसा हमें बच्चों से अपेक्षा करें अगर हम, तो ये क्या होगा, अच्छा है पहला ऑप्शन जो कि कह रहा है क्योंकि ये शिक्षकों के लिए आकलन में सरल है। लेकिन क्या ये बच्चों की मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सही है? नो, तो ये ऑप्शन गलत। सेकंड, एक प्रभावी आकलन युक्ति। एक प्रभावी आकलन युक्ति तो वो होगी जिसमें हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना सकेंगे। यहाँ तो हम कहीं ना कहीं एक रट्टा वाला काम कर रहे हैं ना, उसने रट लिया और फिर वही लाइन बोल दी, है ना, तो ये अपने आप में सेकंड गलत है। थर्ड बोल रहा है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। तो थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, मशीन नहीं है कि हमने उसको क्या करा, अपने अंदर लिया और फिर उसी रूप में उसको हमने उत्पादित कर दिया। हम अनुभवों की व्याख्या करते हैं अपने शब्दों का यूज़ करके, ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं कर सकते, है ना। तो ये समस्यात्मक होगा अगर हम बच्चों से ये अपेक्षा करें कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया है आप डिट्टो वही मुझे बताओ, नहीं बता सकते हम ऐसा, है ना। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन फोर्थ भी देख लेते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो हर बच्चा टॉप करता हर एग्ज़ाम में, हम रिकॉर्ड कर लेते उसे,
ऐसा नहीं है। तो फोर्थ भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड, स्थिर रहता है। थर्ड, अवनत होता है। और फोर्थ है, समान रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, कि जब बच्चों को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर होता है, अनवत होता है या समान रहता है। तो आप इस पर खुद भी सोच सकते हैं कि जब आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहते हैं, उस पर चर्चा करने का उनको अवसर देते हैं, तब क्या होता है, सीखने का जो वक्र है ना वो बेहतर होता है, वो बेहतर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 10th का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कह रहा है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो आ गया हमारा डेवलपमेंट वाला पॉइंट टॉपिक। ऑप्शन कहता है एड़ी से चोटी, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा अप्रत्याशित और चौथा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि हमने देखा जो विकास है ना, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, है ना। दोनों ही व्यक्ति में क्या होती है, अंतर होता है, दोनों ही व्यक्ति अलग होते हैं। अब लेकिन दोनों ही व्यक्ति में जो विकास होता है ना वो एक नमूने का अनुगमन करता है, और वो ऑप्शन नंबर फोर्थ में बताया गया है कि ये जो विकास होता है ना वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में होता है हर व्यक्ति में। किसी भी दो व्यक्ति का विकास अगर हम देखें तो दोनों में ही हमें क्रमबद्धता और व्यवस्थित देखने को मिलेगा। कैसे, ये वाला जो बालक है वो भी पहले किस में गया, शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोर अवस्था में। सेम ये भी पहले शैशवावस्था में था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विकास की गति अलग अलग होती है, लेकिन जो नमूना है ना वो एक नमूना क्रमबद्ध और व्यवस्थित ये सब में ही होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ओके। सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। थर्ड, विकास एकल आयामी है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है विकास पृथक होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। पहला, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। क्या ऐसा होता है जन्म होते ही समाप्त हो जाता है? सेकंड बोल रहा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बात सही है, क्योंकि एक बच्चे के डेवलपमेंट में सोशल एंड कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि समाज में रहकर ही बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाता है, और कल्चर तो और इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वाला पॉइंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उचित है ये वाला वाक्य। थर्ड, विकास एकल आयामी नहीं होता, विकास में बहुत सारे आयाम शामिल होते हैं। इसमें शारीरिक, भावात्मक और बौद्धिक, मानसिक और इसके अलावा संवेगात्मक सारे ही आयाम जो होते हैं वो शामिल होते हैं, यानी बहुआयामी होता है। फोर्थ देखें तो विकास पृथक होता है, तो ऐसा भी नहीं है, तो फोर्थ गलत है। तो थर्ड फोर्थ गलत है, फर्स्ट भी गलत है, तो सेकंड जो है वो 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है।
13 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन वातावरण के प्रभाव के कारण, सेकंड जन्मजात विशेषताओं के कारण, तीसरा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और फोर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इस का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि जो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वो होती है हमारे वंशाक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए मूव करते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। परिवार का क्या रोल होता है? पहला, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, गौण या मुख्य। तो अगर आप देखें, अगर आपने सोशलाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया कि परिवार जो होता है वो सामाजिकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है परिवार का, यानी कि परिवार जो होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, यानी कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। तो थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? पहला ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। सेकंड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। थर्ड है शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमन विचार। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने और 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा है वो संधारण और वर्गीकरण करने योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट लगे होंगे और चीज़ें आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं आपसे कल 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।